दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग के साथ में जो पर्सनालिटी जुड़ी है उन्हें इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप 2022 के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आपने कई सारे शॉर्ट्स के अंदर, कई सारी वीडियोस के अंदर इन्हें जरूर देखा होगा। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हमारे साथ में जो एस्पिरेंट की प्रेरणा स्रोत जुड़ी है उनका नाम है मिस प्रियंका गोयल, जिन्होंने यूपीएससी सीएसई 2022 के अंदर रैंक 369 हासिल करके अभी यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विसेज के अंदर ट्रेनिंग ले रही है। नमस्कार प्रियंका मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी सर, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूं। अच्छा प्रियंका मैम, मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे जब आप प्रिपरेशन करते होगे तो उस समय पर आपने फोन वगैरह तो यूज किया ही होगा, तो उस समय पर आप फोन में कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते होगे, कई सारे यूपीएससी के टॉपर्स देखते होगे। आज आपको कैसा लगता है जब आप उन्हीं टॉपर्स की वीडियो में खुद को देखते हो और पीछे जाने से डर होता है? एक्चुअली जब मैं ऐसे कभी देखती थी तो मुझे लगता था कि मतलब मैं उनके बारे में सोचती थी कि ये लोग एक्चुअली रियल में कैसे होंगे, या फिर इनकी लाइक रियल लाइफ के अंदर ऐसे ही दिखते हैं या इससे थोड़े अलग दिखते होंगे, और लोगों ने इनको कितना रोमांटिसाइज कर लिया है या फैंटेसाइज कर लिया है समहाउ कि YouTube पे ऐसे वीडियोस चल रहे हैं शॉर्ट्स, और पता नहीं इनको कैसा लगता होगा वो देखकर। बट अभी जब मैं वो सेम चीज अपने लिए देखती हूँ, ऑल्दो आई एम टेलिंग यू कि इसके ना दोनों साइड्स होते हैं, यू हैव टू फेस द लव आल्सो, यू हैव टू फेस द हेट्रेड आल्सो, बट स्टिल एक प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो कभी-कभी अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, बट बहुत ज्यादा अगर रोमांटिकली उस चीज को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इस चीज से पर्टिकुलरली कोई मोटिवेट होगा या नहीं। सो आई प्रेफर मोर सम सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशनल वीडियोस, या थोड़ी सी वो लोग जो पिक्चर्स उठाते हैं तो सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, बट अगर वो प्रोफेशनली पिक्चर्स को लेके और थोड़े से मोटिवेशनल सॉन्ग्स के थ्रू या वो शॉर्ट्स में जो भी क्लिपिंग्स ऐड करते हैं, अगर उन चीजों को ज्यादा वो करें तो आई थिंक वो एस्पिरेंट्स के लिए ज्यादा बेटर होगा। ओके, लाइक अ मोटिवेशन वीडियो। यस। ओके, अच्छा हम लोग ना आपकी प्रिपरेशन की शुरुआती समय से शुरू करते हैं। ओके। मैंने ना एक वीडियो देखा था आपका, मैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर मैं देख रहा था कि आप कह रहे थे कि जिस समय मैंने प्रिपरेशन शुरू करी उस समय मेरे को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में यूपीएससी है क्या। हाँ, यस। और इवन ये कितनी टफ होती है, तो आपको किसी ने बताया नहीं था? मतलब ऐसे पापा तो सबके घर में होते हैं, बचपन से कह रहे होते हैं कि नहीं कलेक्टर बनना है, तो आपके साथ क्या हुआ था बेसिकली उस समय? अब मेरे साथ ऐसा नहीं था, पापा मम्मी तो इतना कुछ शुरू में ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनको ये था कि स्कूल में ये बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, कॉलेज में भी बहुत अच्छा कर रही है, तो आगे चल के भी कुछ कर लेंगे। और मेरा ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा एम था एक टीचर बनने का, पहले मुझे टीचर बनना था क्योंकि मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट था, और स्कूल में जो मेरी अकाउंटेंसी की टीचर थी तो मैं ना उनसे बहुत इंस्पायर्ड थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो इसलिए मुझे बड़े होकर ऐसे लगा कि मैं भी अकाउंट्स की टीचर बनूंगी। उसके बाद फिर कॉलेज में ऐसे ही मैं सिंपली ग्रेजुएशन कर रही थी, उसके बाद कुछ होगा तो मैं टीचिंग के लिए देखती बीएड वगैरह जो भी टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बट देन मेरा कजिन है, मेरा कजिन ब्रदर, सो ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, और उसने मेरे को बोला कि ना तू भी यही कर ले। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि ठीक है मैं भी यही कर लेती हूँ, और तो मुझे समझ आ रही है अभी करने के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो मेरा ना थोड़ा सा कैजुअल एक एटीट्यूड था इनिशियली, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि व्हाट दिस एग्जाम इज अबाउट एंड व्हाट द पोजीशन इज अबाउट, बेसिकली जो हमें मिलेगी, फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस, और जैसे मुझे अगर एज एसडीएम आई विल बी पोस्टेड एनीवेयर, सो उसका वो क्या मतलब है उस चीज का, मुझे कोई आइडिया नहीं था इन बातों का। और मैंने बस ऐसे हंसी मजाक में मेरा कॉलेज खत्म हुआ और 2017 के अंदर मैं जाकर प्रीलिम्स देने के लिए बैठ गई, मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने कहा ठीक है देखेंगे। मैंने कोचिंग ली थी ऑल्दो, बट कोचिंग के अंदर ना इतना ही जितना उन्होंने पढ़ा दिया वो भी मुझे मोर देन सफिशिएंट लगता था कि क्वालिटी इन्होंने जितनी पढ़ाई है ये तो बहुत ज्यादा है, इतना भी क्या करना है। ऐसे हिस्ट्री हमारे सर बहुत अच्छी पढ़ाते थे, तो मैंने कहा ये तो बहुत सारी हिस्ट्री आ गई है मुझे। और फिर मैं एग्जाम देने चली गई, और जब मैं वो प्रीलिम्स देने के लिए बैठी हुई थी और मैं उसको सॉल्व कर रही थी, तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि ये क्या ही एग्जाम है, ये क्या पूछना चाह रहे हैं। और अगर कोई स्टेटमेंट इजी लगती थी तो फिर उसके ऑप्शन ऐसे सेट होते हैं कि आप ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हो। तो प्रीलिम्स का पूरा आपका दिमाग घुमा देता है एक्चुअली, कि आपको खुद की नॉलेज के ऊपर डाउट होता है।
तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा प्रीलिम हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर इट, क्योंकि इतने हंसी मजाक में आई डोंट थिंक कि कभी भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। वैसे मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि पहले अटेम्प्ट में जब बिना पढ़े इन्होंने एग्जाम दी थी तो आई थिंक 85 मार्क्स के आए थे, पर उस समय कट ऑफ 105 था, बट स्टिल शी स्कोर्ड 85, जो एक अच्छा मार्क्स होता है, डिसेंट मार्क्स होता है ऐसे बच्चे के लिए जिसे बिल्कुल तैयारी ना लगे। और अभी तो कट ऑफ 87 तक आ गई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छे मार्क्स थे। अच्छा, तो आपका जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, यस, आपको लगा कि यार ये तो वेस्ट हो गया, हाँ, है ना? फिर आप जब सेकंड अटेम्प्ट में आए तो उस समय आपकी क्या अप्रोच थी? एक्चुअली सो जैसे हम बात कर रहे थे अभी, तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले हम अलग से बात कर रहे थे कि ये जो जैसे मेरा ना फर्स्ट फेलियर था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा हुआ, इससे पहले कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की थी कभी, उसके अलावा भी मैंने कभी कोई चीज ट्राई नहीं की थी। सिंपल स्कूलिंग की, फिर ग्रेजुएशन में कर रही थी, उसी के अंदर मुझे पता लग गया। तो जब ये नहीं हुआ, दिस वाज द फर्स्ट फेलियर, और सबसे ऐसे सुनने को मिल रहा था कि नहीं हुआ। थोड़े से जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स, फैमिली वाले होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं कि एकदम से उनको ऐसे बताना पड़ता है कि नहीं हुआ, तो वो ना मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था समहाउ, क्योंकि तब तक भी मुझे ऐसे रियलाइजेशन नहीं था कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर अटेम्प्ट कोई क्लियर ना होना, बहुत 3-3 4-4 अटेम्प्ट तो ऑन एवरेज लग जाते हैं, बट मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो इसलिए सेकंड अटेम्प्ट में मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे सीरियस प्रिपरेशन करनी है, और तब फिर मैंने सबसे पहले खोला YouTube, जिसके ऊपर ना बिल्कुल हम एक छोटे बच्चे की तरह टाइटल डालते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। मैंने ये लिख के सर्च किया और फिर बहुत सारी वीडियोस आई, तो उसमें से ना रोमन सेठी सर की एक वीडियो आ रही थी, तो मैंने वहीं से ही स्टार्ट किया था। फिर मैंने रोमन सेठी सर की कुछ वीडियोस सुनी जिसके अंदर वो बेसिक स्ट्रैटेजी बता रहे थे, और उनका बहुत ही कूल एटीट्यूड था उन चीजों को लेके। तो वहां से तो सबसे पहले मैंने वापस अपना वो मोटिवेशन गेन किया कि सर इतने कूल है, आई थिंक कि मुझे अपनी ये काम नहीं छोड़ना चाहिए, कूल रहो, चिल रहो, और उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करो, बस आपको एक राइट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो वहां से मैंने अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की, और उस साल मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, बट लक डिडंट सपोर्ट मी, सो 0.7 से आई मिस्ड द कट ऑफ। अच्छा, जब आपने वो 0.7 का, जैसे उस समय तो पता नहीं लगता, हाँ, उस समय तो पता नहीं लगता है, तो ना हम ये जो बहुत सारी आंसर कीज आ जाती है ना मार्केट में, तो हम इससे मैच करते हैं, तो लगभग ना 198 के अराउंड मेरा स्कोर बन रहा था, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी सब उतनी ही बोल रहे थे, तो समहाउ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो फिर ना एकदम से मेरे लिए वो ऐसे था वापस से बिल्कुल हाँ, कि अब एक साल फिर से आगे उतना ही बड़ा कोई साल दिख रहा है, सब कुछ उतना ही पढ़ना है, और मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा सा एक मैं डिमोटिवेट हुई, बट स्टिल मेरी मोटिवेशन कभी भी ना इतनी लो नहीं गई, जैसे ग्राफ होता है ना जीरो का, तो वो कभी नेगेटिव में नहीं गई कि मैं इसको छोड़ ही दूं या मेरे लिए बना ही नहीं है एग्जाम, तो इस तरीके का मुझे कभी फील नहीं हुआ। मुझे हमेशा ये लगा कि नहीं, मेरे अंदर कोई कमी है, मुझे उस पर काम करना है, तो मैं इसको निकाल लूंगी, मैं जरूर करूंगी इस चीज को, तो एक ये मेरे अंदर ना हमेशा रहता था। अच्छा, जैसे मतलब प्रीलिम्स आपका खत्म हुआ, हाँ, उसके बाद जस्ट अगला प्रीलिम्स आता है, उसके 1-2 हफ्ते पहले शायद रिजल्ट आता है, जिसके अंदर ओरिजिनल मार्क्स जब हमें मार्क्स जब पता पता लगते हैं, तो आपको ये पता लगा कि 0.7 से रह गए, तो अगले प्रीलिम्स में आपका मोटिवेशन अचानक से बूस्ट अप हो गया होगा कि हाँ, मतलब ऐसे किसी कोई चाहे तो इसको नेगेटिवली भी ले सकता है अपने लिए कि नहीं हुआ, सिर्फ 0.7 से नहीं हुआ उससे निराश होकर बैठ जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। ऑल्दो डिसअपॉइंटमेंट तो हुई थी कि यार शिट यार, सिर्फ 0.7 से रह गया, ये क्या हुआ, कोई एक क्वेश्चन ठीक हो जाता। फिर हम ना जैसे थोड़े से जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी स्पिरिचुअल, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग द यूनिवर्स, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द गॉड कि आपने मुझे सपोर्ट किया, थोड़ा सा साथ दे देते मेरा, एक और क्वेश्चन ठीक करा देते मेरा, तो ऐसे ऐसे चल रहा था मन में। बट मैं स्टिल उतना डिसअपॉइंट नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि 0.7 इज नॉट एट ऑल अ बिग थिंग, तो इस बार मैं उस चीज को कवर अप कर लूंगी, इस बार मैं थोड़ा और केयरफुली अपना एग्जाम लिखूंगी। तो वही हुआ, फिर प्रीलिम्स तो मैंने क्लियर कर दिया, और यस, थर्ड अटेम्प्ट के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, एंड देन आई रोड द मेंस, और फिर मेंस के अंदर फिर ये हुआ ना कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो इस जर्नी में आपने ये देखा होगा कि मैंने अभी तक ना मेंस के बारे में बात ही नहीं की,
हाँ। क्योंकि मेरा सारा 2 बार प्रीलिम्स फेल होने की वजह से मेरा सारा ध्यान प्रीलिम्स की तरफ चला गया। तो मेरे को ये था कि बस प्रीलिम्स निकालना है किसी भी तरीके से, मेंस बाद में देखा जाएगा। और ये बहुत ही गलत अप्रोच होती है, जो कि मुझे मेंस क्वालिफाई नहीं करने के बाद समझ में आई कि आप मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते और एक्चुअल प्रिपरेशन मेंस की होती है, कभी भी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन नहीं होती है। तो इसी वजह से मैं प्रिपेयर नहीं थी मेंस के लिए, और वो टाइम बहुत ही कम होता है, 100 डेज कुछ भी नहीं है मेंस की तैयारी के लिए। तो मैं ना सिर्फ रिवाइज करती रही, जैसे बहुत सारे मैंने ये 365 जो आती है मार्केट में, पूरे होल ईयर रिवीजन काइंड ऑफ थिंग्स, मैंने ये सब खरीद ली, पूरी लाइफ लगा दी इनकी। और मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। मुझे ना यही कॉन्फिडेंस था कि मेरे को ना पता होना चाहिए क्या लिखना है, लिख तो मैं लूंगी। ये मेरे दिमाग में गलत फहमी चल रही थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया और मैंने कुछ भी लिख के नहीं देखा। तो इस चक्कर में फिर मेंस देगा, और स्पेशली ऑप्शनल को तो आप इस तरीके से इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। सही बात। सो आई एंडेड अप स्कोरिंग 216 मार्क्स इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो जिसकी वजह तो जैसा कि मैं आप लोगों को कहता आया हूँ कि कभी भी आंसर राइटिंग को इग्नोर मत किया करो। तो अपनी प्रिपरेशन जब शुरू हो, उसके बाद जितना जल्दी आपको लगता है कि मेरा नॉलेज इकट्ठा हो चुका है, तो आप कोशिश किया करो कि अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। नहीं तो फिर प्री और मेंस के अंदर के बीच का जो समय होता है, उसके अंदर दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ। पहला मेंस जब आपका खराब हुआ, आपको लगा कि यार अब तो गड़बड़ हो गई, एक और साल गया। उस समय पर जब आपका 4th अटेम्प्ट आने वाला था, उस समय फैमिली या फिर सोसाइटी की तरफ से आना शुरू हो गया होगा कि जैसे लड़की हो तो शादी कर लो, अब क्या है। तो उस समय आपका रिएक्शन या आपका खुद का मोटिवेट, अपने आप को आपने मोटिवेट कैसे रखा, किस तरीके से उन सारे सोसाइटल प्रेशर को आपने हैंडल किया उस समय? देखो, सोसाइटी का तो काम है, वो बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे वरना जिंदा कैसे रहेंगे। तो उनका काम है बोलना, और हमारा काम है उसको इग्नोर करना। क्योंकि जो लोग एक्चुअली कुछ सीख कर रहे होते हैं, जिनको लाइफ में कुछ बनना होता है, तो उनको बहुत सारी चीजें अपने पीछे छोड़नी होती हैं। आपने वो एक इमेज देखी होगी जिसके अंदर एक पहाड़ ऐसे वो एक आइस के सरफेस के ऊपर निकला होता है, जिसके टॉप पे लिखते हैं सक्सेस, और उसके बहुत सारा पार्ट वो वाटर के नीचे होता है, जिसको ऐसे मार्क करके लिखते हैं सैक्रिफाइसेस, पेन, बहुत सारी ऐसे वो डेडिकेशन, आपने बहुत सारी चीजें सफर की होती है। तो ये जो एक सोसाइटल प्रेशर होता है, ये भी उसी का एक पार्ट है, आई बिलीव। तो उसके अंदर मेरा क्या था कि रिश्तेदार ना एक्चुअली मुझे डायरेक्टली नहीं बोलते थे। मेरे साथ तो ना हम लोग कांटेक्ट ही था, मैंने अपने सारे कांटेक्ट से कट ऑफ कर लिए थे, नंबर वगैरह सब चेंज कर लिया था। मेरा नंबर भी बहुत सारे मेरे क्लोज रिलेटिव्स के पास भी मेरा नंबर नहीं था। सो वो लोग ना मम्मी पापा को बोलते थे कि ना ये तो पागल है ही, तुम भी पागल हो, कि अगर ये तैयारी कर रही है सो शी इज एक्चुअली वेस्टिंग हर टाइम और अपने क्रूशियल ईयर्स ये अपने वेस्ट कर रही है। क्योंकि इसी देखो लाखों बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं और होता तो किसी का है नहीं बेटा, वो बच्चे अलग ही होते हैं जिनका एग्जाम निकलता है। ये लोग ऐसे ही बोला करते थे कि वो बच्चे अलग ही होते हैं कुछ। तो मुझे वो अलग क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो अलग क्या होता है, पर उनको ऐसा लगता है कि वो बच्चे अलग होते हैं जिनका एग्जाम निकलता है। हाँ वहाँ वो शायद जुपिटर से आते हैं मे बी। तो लेकिन मम्मी पापा ऐसे बोलते थे कि इनके चक्कर में ना तू अपना ऐसे मतलब तुम लोग ऐसे पागल मत बनो और कुछ अच्छा इसलिए लड़का वगैरह देख के शादी कर दो, वरना ये अपना टाइम ऐसे वेस्ट करती रहेगी और फिर कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, शादी भी नहीं हो पाएगी और एग्जाम भी नहीं निकलेगा, सो बेसिकली शी वुड एंड अप नोवेयर। ऐसा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इस तरीके की चीजें कभी कभी जब फिर मुझे वैसे मम्मी पापा मुझे बताते नहीं थे, बट मेरा ना फैमिली के साथ बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत फ्रेंडली बॉन्ड है। तो ऐसा होता था कि प्रिपरेशन के टाइम पे भी मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह इतने नहीं थे, एक दो थे पुराने दोस्त जिनसे मैं कभी कभी बात करती थी, अदरवाइज आई वाज नॉट इन टच विद पीपल। तो मेरे फैमिली ही फ्रेंड्स थे, मम्मी पापा ही फ्रेंड्स थे, मेरी छोटी सिस्टर है। तो हम लोग का ना ये एक रूटीन फिक्स है घर में कि जैसे पूरा दिन ना हम लोग रात को ना 10 बजे हमारा टी टाइम होता है। यूजुअली लोगों का सुबह होता है वैसे भी, बट हमारे घर में ना सब लोग चाय के बहुत शौकीन है, मैं खुद भी टी पर्सन हूँ। तो रात को 10 बजे सबके लिए एक कप चाय बनती थी जो कि पापा बनाते थे और फिर हम सब लोग इकट्ठे बैठते हैं। तो उसके अंदर ना पूरे प्रिपरेशन में एक चीज थी जो मुझे हमेशा से मोटिवेट करके रखती थी, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, मेरे घर का काफी खुश मिजाजी माहौल था। तो उसपे कभी कभी वो लोग मुझे बताते थे कि अच्छा आज ना वो ऐसे बोल रहे थे, आज वो ऐसे बोल रहे थे।
तो फिर हम ना बल्कि हम सारे क्या करते हैं, हम ना हंसते थे उस चीज के ऊपर। हम लोगों ने कभी भी उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। जैसे मम्मी पापा अगर मुझे बता रहे हैं तो वो कभी भी मुझे सीरियस होकर नहीं बता रहे कि हाँ बेटा उन्होंने ऐसा बोल दिया, देख लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं। और मैं भी उनको सुन के हंसती थी कि हाँ ठीक है बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, जब होगा तब की तब देखेंगे। तो ना इस चीज से मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली सपोर्ट और आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है आपके सिलेक्शन में। तो जैसे आपने मुझसे पूछा ना कि क्या चीज मुझे मोटिवेट करके रखती थी, एक्चुअली मोटिवेशन अंदर से तो था कि मुझे, मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर लाइक स्पीकिंग वेरी फ्रैंकली, सो आई एम अ वेरी स्टबर्न पर्सन। तो मैं अगर जैसे कोई चीज मुझे पसंद आती है, कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे ना ये चाहिए। तो ये जिद है ना, छोटे बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नेगेटिवली हम इसको देखते हैं कि बहुत ही जिद्दी है, अगर कोई चीज चाहिए तो कोई खिलौना चाहिए तो इसको चाहिए। लेकिन ये जिद इस एग्जाम में अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ही पॉजिटिवली इसको यूज किया है, क्योंकि मेरी ये जिद बन गई कि मुझे क्रैक करना ही है। और अगर क्रैक नहीं भी होगा तो मैं बीच में गिव अप नहीं करूंगी। मैं अपने सारे, अगर मेरे तो 6 थे, अगर मेरे पास 16 अटेम्प्ट भी होते तो शायद मैं पूरे 16 अटेम्प्ट दे देती, क्योंकि मुझे ना ये जिद हो गई थी कि मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना ही है। तो मैंने ना आई थिंक उस चीज को बड़ा पॉजिटिवली चैनलाइज किया, ये हो गई ऑटोमेटिकली ये चीज। तो दिस वाज द मोटिवेशन फ्रॉम विद इन। और आउटसाइड की बात करें तो मेरा फैमिली सपोर्ट और फैमिली एनवायरनमेंट, क्योंकि हम इन सब चीजों को ना बहुत हंसी मजाक में डालते थे सारी चीजों को। फैमिली सपोर्ट का तो बहुत मैटर यस, सो आई वुड ऑलवेज से कि फैमिली सपोर्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फैमिली का प्यार साथ आपके साथ है तो नो मैटर आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके टीचर्स, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी आपके बारे में क्या सोचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। यस, अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो इतना इतना पार्ट ना काट के दिखा देता हूं तो शायद वो करने लगेंगे। उनके साथ चाय पियो बैठकर, थोड़ी सी अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाओ, उनके साथ दिल की बातें करो, तो आई थिंक वो चीज स्ट्रांग भी हो जाती है। अगर हम खुद ही पेरेंट्स से करते से, आज की जो जनरेशन है बहुत ज्यादा फोन में लगे रहते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो उन सब से ना कहीं वो कट ऑफ तो हो ही गया है ना, जो पहले के जमाने में लोग बैठ के बात करते थे। बट मेरी फैमिली में अभी भी वो चीज इंटैक्ट है, स्पेशली मैं, मम्मी पापा, हम लोग ऐसे बैठ के बातें करते हैं सारी। मेरे मन में कोई भी अगर बात है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, मुझे किसी बात की परेशानी है, कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं उनको बिल्कुल खुल के बताती हूँ। एंड सिमिलरली माय पेरेंट्स। यार ये चीज होनी भी चाहिए वैसे, जैसे मतलब जब प्रिपरेशन का समय होता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बच्चे के प्रिपरेशन का के समय ना एंजाइटी का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ऐसे चलेगा फिर अचानक से बढ़ जाएगा। हाँ, यस। फिर वो जब ग्राफ बढ़ता है ना, उस समय कोई साथी चाहिए होता है बात करने के लिए, क्या कोई बात करने के लिए मिल जाए, क्योंकि उस समय ना ऐसे हाथ कांपते हैं और होता है कि क्या पता रिस्पॉन्ड होगा कि नहीं होगा, ऐसे लगने लगता है। तो उस समय ना कोई ऐसा होना चाहिए आपके साथ में जिससे आप बात कर सको मन की, क्या मेरा डर बता सको, क्या देख मेरे अंदर ये डर है। और अगर वो आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं तो कभी आपके डर का मिसयूज नहीं कर सकते। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द फैमिली। यस यस, बिल्कुल, वेरी ब्यूटीफुली सेड। अच्छा, वैसे जैसे आप बहुत जिद्दी हो, आप कह रहे थे, जैसे छोटे बच्चों को हम लोग बड़ा जिद्दी देखते हैं, तो जैसे छोटा बच्चा किसी चीज की जिद करता है, उसको मिल जाता है तो अचानक से उसको बहुत खुशी होती है, आंखों में चमक होती है, 2-3 दिन तक वो बहुत खुश होता है, तो उसको लगता है कि हाँ ठीक ही तो था, ऐसा कुछ खास नहीं था। पर जब आपको आपकी जिद मिली तो उस समय आपको कैसा लगा था? Okay, so this was a very different experience for me. Firstly, तो इस चीज पे believe करना ही थोड़ा सा difficult होता है कि you have actually made to the list. So ये जिद पूरी करने वाली जो एक बात थी, तो वो तो हो गई, लेकिन ये जिद पूरी करना ना ऐसी कोई टेम्पररी चीज नहीं थी। This is not a खिलौना or something कि मुझे मिल गया है और बस 2-3 दिन के लिए फिर मैं खुश हो गई हूँ। हाँ, अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है क्योंकि अब 5-6 महीने हो गए, रिजल्ट आए, तो अभी जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो तो उसी सेम एक्साइटमेंट के साथ उस चीज को बताना कि शायद जो मैं तब बता पाती आपको, मे बी 2-4 दिन के बाद अगर हम बात करते हैं रिजल्ट की, तो उस टाइप पर जो एक्साइटमेंट थी और अभी जो एक्साइटमेंट है उन दोनों में काफी डिफरेंस है। तब वो ऐसे बहुत हाइप पे थी, तब हम एक्चुअली वो छोटे बच्चों की तरह इधर से उधर उछल रहे थे और अपने बारे में बता रहे हैं, किसी को कोई अगर पूछ रहा है, काफी थोड़ी सी प्राउड वाली भी एक फीलिंग थी कि ओके फाइनली आई हैव डन दिस। और जो एक वो लोग बोलते हैं ना कि यही कि वो बच्चे अलग होते हैं, तो दिस वाज द फीलिंग कि अच्छा अब हम अलग हैं, अब तो हम उस अलग वाली कैटेगरी में आ गए हैं, तो डेफिनेटली कुछ हमारे अंदर स्पेशल होगा मेरी।
बट नाउ आई एम रियलाइज्ड एंड ग्रेजुअली आई थिंक सभी ये रियलाइज कर लेते हैं आफ्टर सिलेक्शन कि अलग कुछ नहीं होता है और स्पेशल भी कुछ नहीं होता है, सभी अंदर से एस्पिरेंट है, हम सब लोग बहुत ही नॉर्मल एक कैंडिडेट रहे हैं हमेशा, और थोड़ी सी पढ़ने भी हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी सही रही है जिसकी वजह से हमने क्वालिफाई कर लिया। और अभी ये कोई एक्साइटमेंट जैसा फेज नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज अब आ गई हैं क्योंकि वी हैव टू सर्व आवर नेशन, वी हैव टू वर्क फॉर पीपल, तो वो इनफैक्ट एक रिस्पांसिबल आपको ज्यादा होना पड़ेगा और एक उस तरीके का एटीट्यूड आपको रखना होगा rather than just roaming around like a kid and excited। मैं तो सिलेक्ट हो गया। Yes, हाँ, बस इसके बाद आपको बहुत ऊपर उठना पड़ता है उस चीज से। Yes। अच्छा, इस बीच में आपका जो मतलब जब जस्ट आपका सिलेक्शन हुआ था ना, उस समय की मैंने आपकी वीडियोस देखी थी। Okay। और मैंने अभी की आपकी वीडियोस देखी, मैंने आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इन दोनों वीडियोस के अंदर। Okay। तो इज देयर एनी सीक्रेट बिहाइंड इट, और ये जस्ट सिलेक्शन के कारण वो कॉन्फिडेंस का बूस्ट अप है? What transformation? मतलब ऐसे बात करने के तरीके के अंदर, एक चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस है, Yes। उन सारी चीजों के अंदर एक बहुत इंक्रीमेंट दिखाई दिया मेरे को। हाँ, तो ये ना एक्चुअली वही स्टेबिलिटी है जहाँ हम टॉकिंग अबाउट। सो क्या होता है ना कि जब हम तैयारी करते हैं, कोई भी एस्पिरेंट आई बिलीव जब वो तैयारी करता है तो वो ना एक चार दीवारी में बंद रहता है, जैसे एक क्रैब होता है एक जार में वो बंद रहता है, तो उसको पता ही नहीं होता है उसके अराउंड कुछ बाउंड्रीज होती है, वो कभी भी बाउंड्रीज के बियॉन्ड उसने कुछ देखा ही नहीं होता है। तो तैयारी हर कोई ऐसे ही करता है और उसी तरीके से उनका सिलेक्शन भी हो जाता है क्योंकि वो अकेले पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाहर की दुनिया से, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं बहुत ही आइसोलेटेड होकर प्रिपरेशन करती थी, जैसा मैंने अभी बताया कि उनका कोई फ्रेंड्स नहीं था, कोई सोशल लाइफ नहीं थी, और सिर्फ मम्मी पापा थे, उनसे रात को टी टाइम पे हम लोग सब बात करते थे बैठ के, अदरवाइज मैं पढ़ाई करती रहती थी पूरा दिन। तो जब सिलेक्शन हुआ तो एक्चुअली उस चीज का ना कोई आइडिया नहीं था कि कैसे बहुत ज्यादा बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, और तो मेरी जो एक्साइटमेंट थी वो एक रियल, वो मेरे बात करने की उसमें झलक जाती थी शायद, जो भी मैंने इंटरव्यूज दिए तो मैं बहुत खुश नजर आ रही होंगी और ऐसे लग रहा बहुत ज्यादा प्राउड भी साउंड कर रही होंगी कि ओके कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है मैंने। बट अभी वो जो आप चेंज की बात कर रहे हो दैट इज दी स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस तो है ही, कॉन्फिडेंस तो इंटरव्यू के टाइम से आप गेन कर लेते हो, जब आप 5 पेपर के सामने जाके इंटरव्यू देते हो ना, उसके वहां पे कॉन्फिडेंस हो या ना हो, जब आप उस रूम से बाहर निकलते हो तब आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से बाहर आए, तो हम यूपीएससी में जब वॉक करते हैं ना बाहर, वो वॉक ही बहुत अलग होती है। एक हाथ में फाइल लेके, यस, एक हाथ में आपका फोल्डर होता है सादा और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा माइलस्टोन आज आप अचीव करके आए हो। अंदर जाने तक आप एकदम से घबराए जाते हो, नॉक करने में भी आपको डर लगता है, वो एक आवाज आती है कि कम इन, वो दरवाजा खोलने में आपको डर लगता है कैसे करना है एकदम से। बट जब आप वहां से बाहर निकलते हो ना, वो वॉक बिल्कुल अलग होती है, वो रजनीकांत स्टाइल की वॉक होती है उसकी मूवीज की तरह, इतने कॉन्फिडेंस एकदम माइक ब्रेकिंग मूवमेंट। हाँ यस, हाँ हो गया बस, तो वो एक फीलिंग होती है, तो वो कॉन्फिडेंस वहां तक आ जाता है। बट अभी इस स्टेज तक आते आते ना बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, बहुत सारी चीजें आप रियलाइज कर लेते हो, जैसे कि अभी आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना है, बहुत काम करना है, बहुत सारा आपके ऊपर प्रेशर होगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपना बिल्कुल पर्सनल अपने बारे में बात करूं तो मुझे थोड़ा सा ना और भी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, बिकॉज हर तरह के लोग हैं सोसाइटी में और सबका एक अपना नजरिया होता है किसी को देखने का। तो कुछ लोगों ने ना कुछ लोग बहुत ही स्टीरियोटाइपिकल माइंडसेट से देखते हैं आपको, तो उनको ना उन्होंने अपने माइंड में सिविल सर्वेंट की एक इमेज बनाई हुई है कि इनको ऐसे ही बिहेव करना है, इसी तरीके से ड्रेसअप होना है और ये लोग घूम फिर भी सकते हैं, मे बी आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी कर रहे हैं तो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। सो व्हाट मैं इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा झेलती हूँ, मेरे बैच में और भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ गर्ल्स हैं ऐसी जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, तो वो भी ऐसा झेलते हैं। बट इस चीजों के लिए ना मतलब इस प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा आई वुड लाइक टू से कि सबकी अपनी एक लाइफ होती है, इवन सिविल सर्वेंट्स की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। सो रादर देन जजिंग देम यू मस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट कि उनकी भी अपनी एक लाइफ है, दे कैन आल्सो एंजॉय, दे कैन आल्सो वियर व्हाटएवर दे वांट टू, और किसी ने भी कोई ऑफिशियल ड्रेस कोड डिसाइड नहीं किया है कि उनको एग्जैक्टली क्या पहनना है, किस तरीके से बिहेव करना है, क्या वो पोस्ट कर सकते हैं, क्या वो नहीं पोस्ट कर सकते हैं।
वी आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, हमें भी पता है कि हमें क्या पोस्ट करना है और क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वी आर डूइंग थिंग्स, बट यू आर नोबडी टू टेल अस। सो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेंज लाने की जरूरत है। यस सर, क्योंकि ना हर एक के लिए एक मोड उन्होंने एक स्टीरियोटाइप डिसाइड कर लिया है कि ओके अगर ये इंसान, अगर कोई टीचर है तो उनको ऐसे ड्रेसअप होना है, इस तरीके से बिहेव करना है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई एक्टर है, तो वो इस तरीके से अगर प्रेजेंट करे अपने आप को, सो दैट वुड बी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। सो मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, और अभी एक हमें 21st सेंचुरी में वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग चेंज इन आवर कंट्री, सो इस तरीके के माइंडसेट में चेंज आना बहुत जरूरी है। अच्छा बाय द वे, जैसे हम लोग चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी जिस तरीके से यूपीएससी के रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर टॉप में अभी फीमेल टॉपर्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो आने वाले समय में सोसाइटी के माइंडसेट पे और जो ओवरऑल सिविल सर्विसेज है, इन दोनों को चेंज करने में इसका क्या रोल हो सकता है? इसका बहुत मेजर रोल ये प्ले कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप ना थोड़ा सा पिछले 4-5 साल का डेटा एनालिसिस करोगे, हमारे ग्रुप में भी शेयर हुआ था, तो उसके अंदर इस साल जो फीमेल सिलेक्शन हुआ है, जो लड़कियों का जो सिलेक्शन हुआ है, उसने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। इनफैक्ट अगर पिछले 5 साल से उठाओ तो वो डबल हो गया है। अभी इस साल ऑलमोस्ट बराबर 50-50% है, पूरा 50 नहीं है, बट मोर देन 45% है, तो ऑलमोस्ट इक्वल हमने अचीव कर लिया है कि लड़कों का और लड़कियों का सिलेक्शन। तो उससे अभी तक इतना समझ में आ रहा है कि हाँ काफी एक जागरूकता आई है हमारी सोसाइटी में और एक एक्सेप्टेंस आई है कि हाँ लड़कियां भी इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकती हैं और वो क्वालिफाई भी कर रही है और सर्विसेज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उसी तरीके से अगर हम ये चीज आगे चलती रहेगी और हम इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस अगर स्प्रेड करते रहेंगे, तो आई थिंक कि वो लड़कियां आउट नंबर कर जाएंगी लड़कों को थोड़े अगले और 2-4 सालों के अंदर। आप देखना तो किसी साल में ऐसा डेटा जरूर आएगा जब yes female will outnumber the male selection. Even you may be the motivation of many females or even their parents कि शायद मेरी जो बच्ची है वो आगे ऐसी बन जाए। yes, उसके yes. लिए I would feel that I'm blessed अगर ऐसा कोई सोचता है, and I would love to do that कि अगर कोई मुझसे मोटिवेट हो रहा है, स्पेशली अगर किसी की फैमिली मुझसे मोटिवेट हो रही है, because I would always say कि अगर आपने ये सपना देखा है तो अपने सपने के पीछे अपनी जान लगा दो, मतलब बीच में गिव अप तो एटलीस्ट मत करो। आप अगर आपको नहीं हो रहा है क्लियर एग्जाम तो जस्ट फाइंड आउट कि क्या कमी है, क्योंकि जो लोग क्लियर कर रहे हैं वो भी तो कर ही रहे हैं ना, उनके में भी कुछ तो कुछ उन्होंने में भी कुछ ऐसा डिफरेंट किया होगा जो उनके लिए बहुत अच्छा वर्क किया जिस चीज ने। तो आप भी उस चीज को फाइंड आउट करो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एंड देन वर्क अपॉन इट। अच्छा, जब आपका फेलियर वाला ऐसे रह जाता है, वैसे मैं व्यूअर्स को बता दूं कि प्रियंका ने अभी तक 6 अटेम्प्ट दिए थे, जिसके बाद 6ठे अटेम्प्ट के अंदर शी गॉट सिलेक्टेड, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि 5th-6th अटेम्प्ट के बाद में आदमी मोटिवेशन कम हो जाता है, जिसके कारण से सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। 3rd-4th अटेम्प्ट में हाई होते हैं, फिर अचानक से 5th-6th में गिर जाते हैं, बट यू हैव मेड इट। पर जैसे पहले आप किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देखते थे और जैसे पता लगता था कि यार मेरा नहीं हुआ, फिर आप सोचते थे कि रूल नंबर तो गलत नहीं है, फिर वापस से लिस्ट उठाते होगे, फिर चेक करते होगे, फिर उसके अंदर देखते होगे, और जब हम पर नाम नहीं मिलता तो अचानक से रोना भी आता है, दुख भी होता है, सब होता है। पर वो दुख से उठने में आपका क्या मोटिवेशन रहता था, क्या तरीका रहता था अपने आप को वापस से उसी एग्जाम के प्रति, वापस से उन्हीं किताब को उठाने के प्रति? मैंने इसका एक छोटा सा इंस्टेंस बताती हूँ आपको। जैसे जब भी रिजल्ट आता था ना, जैसे आपने बताया मैं अपना नाम ढूंढती थी, तो इनफैक्ट वो उस टाइम पर ना डर इतना ज्यादा होता है कि आपको अपना नाम ढूंढते हुए भी ना आपको मतलब बहुत जल्दी भी होती है वो चीज देखने की, और समहाउ आप उसको डिले भी कर रहे होते हैं। तो जैसे कुछ लोगों का क्या होता है, पीडीएफ में सर्च का ऑप्शन होता है, तो आप स्ट्रेट में अपना नाम लिखो, और नाम मुझे तो बाद में आते हैं, उस टाइम पे रोल नंबर आता है, तो आप अपना रोल नंबर लिखो, अगर वो है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत भी होती थी उस वक्त कि मैं अपना रोल नंबर लिख लूं, तो मैं क्या करती थी, मैं एक्चुअली वो पूरी ऐसे स्क्रॉल करती थी उसको। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ही करते हैं। हाँ, शुरुआत में लिखने की हिम्मत पता नहीं किसकी होती है या नहीं होती है, और लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल नहीं होती थी। मैं कभी भी लिख कर नहीं देखती थी, मैं ना पहले उसको ऐसे पूरी
गया, जैसे मान लो 0859 हमेशा मेरा स्टार्टिंग में रोल नंबर है, उसके बाद वो चेंज होता था कुछ भी हर साल जो भी रहा, तो वो 859 वाली सीरीज तक मैं आती थी और फिर मेरा आगे जो भी होता था तो मैं वो ऐसे रोज में सर्च करती थी। तो जितनी बारी भी वो नहीं दिखा, जब दिखा तब तो एक बारी में दिख जाता है, फिर मैं उसको ऐसे बड़ा जूम करती थी, उसका स्क्रीनशॉट लेती थी, उसको हाईलाइट करती थी। अगर मेरा जैसे थर्ड अटेम्प्ट में था, फिर लास्ट वाले में हुआ, बट बाकी जो 4 में नहीं था तो उसमें अगर नहीं दिखता था ना तब मैं ऊपर लिखती थी और उस चीज को कंफर्म करने के लिए कि अच्छा मुझे नहीं दिखा तो कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, तो फिर मैं उसको पूरा लिखती थी और फिर उसमें आता था 0 रिजल्ट। तो तब वो जो एक वो होता था ना, बिल्कुल कंप्लीटली शैटर होने जैसा वो मेरे लिए मोमेंट होता था कि मतलब फिर से नहीं हुआ। तो मैं फिर जनरली ऐसे में एस्पिरेंट्स क्या करते हैं ना, वो अकेले अपने आप को बंद कर लेते हैं थोड़ा सा, बट मैं ऐसे नहीं करती थी। जैसे मैं पेरेंट्स के साथ अपनी खुशी बांटती हूँ तो मैं ना अपना दुख बांटने में भी उतनी कंफर्टेबल हूँ उनके साथ। तो मेरा जैसे ही नहीं होता था ना तो मैं अकेले नहीं रोती थी, मैं जल्दी से मम्मी पापा के पास जाती थी, उनको भी बताती थी। तो मेरे पापा से मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक अटैचमेंट है और उनको एक्चुअली इस एग्जाम से भी उतना ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। तो मेरे से ज्यादा करंट अफेयर्स तो वो पढ़ते थे, मुझसे डिस्कस करते थे बैठ के, तो वो मेरे साथ साथ वो भी बहुत इमोशनल हो जाते थे। तो फिर हम लोग सब एक साथ उस पेन से उसको देखते थे, झेलते थे, फिर उससे ओवरकम करते थे। 3-4 दिन का मैं ब्रेक लेती थी, उसके बाद फिर मैं दोबारा पढ़ना स्टार्ट करती थी। तो जैसे आपने बोला ना कि दोबारा उस चीज की मोटिवेशन, सो मुझसे ये सभी पूछते हैं कि आपने ना 6 अटेम्प्ट्स तक अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा, एंड फ्रैंकली मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ना ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे कोई चीज की जरूरत पड़ी हो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए। पता नहीं, मैंने ऐसे बताया ना, जिद, आई थिंक दिस इज द वेरी रियल रीजन व्हिच आई हैव स्पोकन, और ये मैंने अभी तक किसी भी अपने इंटरव्यू में अपने बारे में ऐसे नहीं बोला है। मैं अभी ऐसे बोल रही हूँ बिकॉज ये एक सेल्फ रियलाइजेशन भी है कि मैं हूँ बहुत जल्दी, और ये इस एग्जाम को क्वालिफाई करना भी मेरी एक जिद थी। तो यही शायद मेरी मोटिवेशन थी, बस मेरे माइंड ने, मेरे दिल ने ना इस बात को पकड़ लिया था कि मुझे करना ही है। तो चाहे कितनी भी बारी नहीं हुआ, मुझे कभी ना वो प्रेशर नहीं लगा कि मुझे दोबारा करना है। हाँ, ऑल्दो मुझे बुरा लगता था, मैं बहुत रोती थी, ऐसे 3-4 दिन तो ऐसे होता था कि जैसे आपकी बॉडी से ना आपकी सोल ही बाहर निकल गई हो। सो आई कुडंट इवन गेट अप फ्रॉम द बेड। मम्मी पापा ही खाना लेकर आते थे, मैं खाना खाती थी, वो चाय पानी जो भी है वो सब मुझे ऐसे बैठ बैठे सर्व करते थे, बहुत कंसोल करते थे। तो जितनी बार भी मुझे ऐसे फील होता था, बट यस, कभी भी उस पूरे फेज में भी, उस डिसअपॉइंटमेंट के फेज में, उस डिप्रेशन के फेज में मुझे ये ऐसा नहीं लगा कि मैं दोबारा नहीं करूंगी, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। हमेशा ये पता होता था कि अभी कितना भी बुरा लग रहा है पर करना तो है, कोई बात नहीं। फिर मैं बहुत जल्दी अपने आप को वापस से अपनी वो स्ट्रेंथ गेन कर लेती थी। तो 1 हफ्ते का ऑलमोस्ट ब्रेक लेके मैं दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। तो मैं बस थोड़ा सा फाइंड आउट करती थी कि क्या कमी रह गई, कहाँ पर क्या चीजों की कमी रह गई। उस टाइम पे मैं थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियोस और सुनती थी, 1-2 टॉपर्स की अलग से सुनती थी कि अब कोई कुछ नया बताए, और मैं ऐसे में हमेशा उनको सुनती थी जिनके ऐसे लेट अटेम्प्ट्स में एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, कि मान लो किसी का 4th अटेम्प्ट था, किसी का 5th था, किसी का 6th ही था सपोज। ऐसे तो बहुत रेयर स्टोरीज हैं लास्ट अटेम्प्ट वाली, तो बट 4th 5th वाली आपको जनरली मिल जाती हैं। तो मैं उनका सुनती थी कि उन्होंने क्या अलग किया, तो क्या मैं वो चीज नहीं कर रही हूँ, बस फिर वहां से मैं दोबारा स्टार्ट कर देती थी। जैसे आपने जब अपने अटेम्प्ट दिए उस बीच में आपने कई सारे गलतियां आपने महसूस की होंगी कि यार ये गलतियां हैं। हाँ, वो जनरली एस्पिरेंट भी इस तरीके की गलतियां करते हैं, आज नथिंग न्यू। यस। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप हमारे स्टूडेंट को बताना चाहते हो कि ये लोग अपनी प्रिपरेशन के दौरान में वैसी गलतियां ना करें? फर्स्टली जो मुझे सबसे पहले जो मुझे मिस्टेक लगी थी अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, अगर मैं बताऊं, तो वो ये था इग्नोरिंग द सिलेबस एंड नॉट स्टडीइंग द बेसिक थिंग्स फर्स्ट। तो जैसे ना क्या होता है कि मार्केट में ना ऐसे सब बहुत रेडीमेड सा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत रेडीमेड सी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी कि आप ये कर लीजिए। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं ना, हम वो सारी किताबें खरीद के ले आते हैं मार्केट से, उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम इस सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं। कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको ना सिलेबस बाय हार्ट याद होना चाहिए, आपकी जो भी स्टडी टेबल है उसके सामने वो पीडीएफ होनी चाहिए, और डेली आप उसको एक बार पढ़ो। क्योंकि अगर आप सिलेबस से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप कभी वो इंटरलिंकेज नहीं समझ पाओगे। बेसिकली आप इस पूरे एग्जाम का जो ट्रैक है ना उसको समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक्ड है आपस में। तो सिलेबस इग्नोर नहीं करना है। देन यू हैव टू रिवाइज, फर्स्ट स्टडी द बेसिक थिंग्स,
जैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ नोट्स पढ़ के मैं चली गई। तो ये इससे ज्यादा फनी चीज कोई नहीं हो सकती है कि मैंने इतनी बेसिक बुक्स के बारे में मुझे पता नहीं था और मैंने पढ़ी भी नहीं, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। मैंने अपने 6 अटेम्प्ट्स के अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मुझे लगता है कि जनरली एस्पिरेंट्स करते हैं और वो कभी ध्यान भी नहीं देते हैं उस चीज पे कि वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं। तो मेरी जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो फर्स्ट मिस्टेक मैंने रियलाइज की थी वो थी इग्नोरिंग द सिलेबस एंड इग्नोरिंग द बेसिक थिंग्स जो आपको पढ़नी है। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी थी क्योंकि मुझे नहीं पता था उनके बारे में और वो पढ़े बिना मैं एग्जाम देने चली गई। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जो कुछ बेसिक बुक्स है 7-8 के करीब हर एक सब्जेक्ट की अपनी, वो आपको पढ़नी है। उसके साथ आपको सिलेबस आपको ना बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो जो भी आपकी स्टडी टेबल है उस पे आपको अपनी सिलेबस की पीडीएफ निकाल के रखो और उसको डेली बेसिस पे आप रीड करो ताकि आप टॉपिक्स को इंटरलिंक कर पाओ, उनको समझ पाओ। अदरवाइज यूपीएससी की जो ये पूरी प्रिपरेशन है, जो उसका कोई सिलेबस है, सारे टॉपिक्स हैं, वो अपने आप में ट्रैप है। अगर आप उनको इंटरलिंक करके नहीं समझ पा रहे हो तो आप उसको कभी डिकोड नहीं कर पाओगे कि क्या एग्जैक्टली पढ़ना है और कैसे उन चीजों को लिंक करना है। So, ignoring the syllabus, then studying the basic things, then revising the things. So again, जो बहुत ही फेमस saying है ना कि आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है और बुक कलेक्टर नहीं बनना है, तो ये गलती नहीं करनी है। आपको बुक्स का कोई ऐसे बंडल अपने पास लगा के नहीं रखना है। बहुत ही लिमिटेड बुक्स आप रखो और उनको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो। So जैसे आप मैंने लक्ष्मीकांत की अगर आप बात करें तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में उसको फर्स्ट टाइम रीड किया था और लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते कम से कम 15-16 बार मैं लक्ष्मीकांत पढ़ चुकी हूँ अभी तक इन टोटल। एंड सिमिलरली स्पेक्ट्रम। सो आप एक ही किताब को जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार आपको उसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा, स्पेशली एनसीईआरटीज। तो अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो तो उनको भी आप बार-बार रीड करो और बाकी जो और आपकी बुक्स हैं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उन सबको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। सो दैट इज अ की टू क्लियर द एग्जाम। Then the fourth thing is ignoring the answer writing part. So जब आपने थोड़ी सी बेसिक प्रिपरेशन अपनी कर ली है और आपको लगता है कि थोड़ी सी आप इस कंडीशन पे हो कि अब आपको चीजें समझ आती है, आप करंट अफेयर्स को समझ पाते हो, उसको स्टैटिक पार्ट से लिंक कर पाते हो, तो उसी दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद आंसर राइटिंग थिंग। उसका कोई ऐसा अलग से मुहूर्त नहीं निकलता है कि प्रीलिम्स के बाद हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे या पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो वो आप इग्नोर नहीं करो। थोड़ा सा पढ़ने के बाद स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। डेली बेसिस पे 2 या 3 आंसर आप लिखो। एंड एक और जो मिस्टेक है जो जिसके बारे में हम ब्रॉडली डिस्कशन कर रहे थे वो यही है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, बिल्कुल आपका क्लोज जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। एंड नो मैटर अगर आप अपने घर से तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आप फैमिली के बीच, बहुत लोग सब बच्चे रहकर नहीं तैयारी करते हैं, कुछ लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं, तो आप कहीं भी जाओ, द जस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपका जो भी क्लोज एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। चाहे आप अकेले हो, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ हो, आपके कुछ घर वालों के आप साथ हो, हमेशा उनके साथ रहो जो आपको मोटिवेट करें, जो आपके अंदर आपकी पॉजिटिव साइड्स को आपको बताए कि हाँ ये आपकी पॉजिटिव चीजें हैं, आपको एनकरेज करें कि आप ऐसा कर सकते हो, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, और जो आपको ये ना बोले कि कुछ अलग बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं। सो ऐसे लोगों के बीच आपको रहना है। these are the just basic things। अगर आप इनका ध्यान रखो और बस एक राइट स्ट्रैटेजी आप अपने लिए बना के रखो। फाइंड आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। सबकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। आई ऑलवेज से कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। हम जैसे तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं भी ऐसा करती थी और मैं अभी भी कुछ अगर एस्पिरेंट्स से मैं कुछ इंटरैक्ट करती हूँ ना, सो वो लोग जनरली ये बोलते हैं कि मैम उनकी आंसर राइट कॉपीज हमने देखी थी, उसमें ना बहुत अच्छे डायग्राम्स उन्होंने बनाए हुए थे, लेकिन हमें तो ड्राइंग नहीं आती है। कुछ बोल रहे हो कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है पर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, इस तरीके की चीजें होती है। सो इसके लिए आई ऑलवेज से कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। मेरी जिसकी ड्राइंग अच्छी है तो सी उसने अपनी स्ट्रेंथ का फायदा उठाया उसके अंदर। अब आप अपने लिए ढूंढो आपकी क्या चीज अच्छी है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप फ्लो चार्ट बनाने में अच्छे हो, या आपकी कोई भी चीज अच्छी नहीं है, तो आप अपना कंटेंट ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना वैल्यू एडिशन उसमें ऐड कर लो कि वो ही अपने आप में एनरिच करे, आपको किसी डायग्राम की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, बाय द वे कि जो आपका ऑप्शन था पवेड ऑप्शन, उस पवेड ऑप्शन ने आपकी कितनी मदद की
साथ में पब्लिक ऑप्शन के बेनिफिट क्या है, वो पब्लिक ऑप्शन के लिए ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके, सो पबैट जब मैंने लिया था तब मुझे पबैट के बारे में भी कुछ नहीं पता था, और किसी ने मुझे बोला कि ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऑप्शन ना एक्चुअली 2011-12 के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, बट उसके बाद उसमें थोड़ा डिक्लाइन आया होगा, बट ये मुझे किसी ने नहीं बताया। तो बस किसी ने मुझे सजेस्ट करा, और मुझे भी ये लगा कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ही जाना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने की मैंने एकदम सिंपली इसको रिलेट कर दिया एग्जाम से, और बिना कोई स्टडी करे, बिना किसी एनालिसिस के मैंने ये ऑप्शन चूज कर लिया। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आप ऐसी गलती मत करना, आप पहले ना थोड़ा स्टडी करो, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए यूपीएससी ने, तो प्लीज फाइंड आउट कि आपको क्या पढ़ना ज्यादा पसंद है, और ये ट्रेंड्स को फॉलो मत करना जो मार्केट में चलते हैं कि अभी इस वाले ऑप्शन में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सपोज एंथ्रो में बहुत अच्छे आ रहे हैं, सोशियोलॉजी में बहुत अच्छे आ रहे हैं, और या फिर अभी ज्योग्राफी में अच्छे नहीं आ रहे हैं तो ज्योग्राफी को नहीं लेते हैं। तो इन सब ट्रेंड्स के ऊपर आप मत जाना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पढ़ाई करनी है, और अगर आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, देन यू विल एंड अप स्कोरिंग गुड मार्क्स, जो कि मेरे साथ पबैट में हुआ। सो इसके अंदर स्टार्टिंग में मेरी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बट मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने में हमेशा एक इंटरेस्ट था। तो जब थर्ड अटेम्प्ट के अंदर मेरे खाली 216 नंबर आए थे, तो उस टाइम पे मैंने ये मतलब मेरे सब्जेक्ट को कुछ ब्लेम नहीं किया कि सब्जेक्ट में कोई कमी है, मुझे पता था कि मेरे अंदर कमी है, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, और जैसे मैंने ना सिर्फ जो बेसिक्स एंड मटेरियल होता है ना पबैट का, खाली खाली वो पढ़ लिया था, रिवाइज नहीं किया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए, तो ये सब मेरी स्ट्रैटेजी में बहुत सारी कमी थी, जो कि मैंने अपने फाइनल अटेम्प्ट के अंदर इनको इम्प्रूव किया। तो अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करो तो आई वुड से कि पबैट की ना कुछ बेसिक बुक्स हैं 4-5, आप उनको पढ़ो, उसके अलावा कोचिंग मटेरियल आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो एक कंपाइलेशन की तरह एक्ट करता है। तो कोई भी कोचिंग मटेरियल, जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने न्यूमन आईएएस का कोचिंग मटेरियल रेफर किया था सारी सर का, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया, और सर ने भी मुझे पर्सनली बहुत हेल्प की थी पबैट के आंसर्स को इम्प्रूव करने में, वो मेरे पर्सनली वैल्यूएट करते थे मेरे आंसर्स, तो उन्होंने मुझे बहुत बताया कि क्या गलत है क्या सही है, कैसे अगर कोई आंसर मुझे नहीं आता है तो भी उसको कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। तो आप भी कोई भी मटेरियल, मतलब नॉट जस्ट ऑफ न्यूमन आईएएस, कोई भी आपको जो अच्छा लगता है, आप कहीं पे अभी करंटली पढ़ाई कर रहे हो या कोई मटेरियल आप रेफर करें, उसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, एंड देन डू नॉट इग्नोर द पीवाईक्यूज। और एक जो स्ट्रैटेजी हैक मैं दूंगी ऑप्शनल के लिए, स्पेशली फॉर पबैट, तो मैंने क्या किया था इस वाले अटेम्प्ट के लिए, मैंने ना पिछले सिर्फ अपनी जो टेस्ट सीरीज होती है, जो करंट टेस्ट सीरीज होती है, मैंने सिर्फ उसको ज्वाइन नहीं किया था, रादर मैंने पिछले 2-3 साल के टेस्ट पेपर्स ही मार्केट से उठा लिए थे, जो टेस्ट सीरीज होती है। यूपीएससी वाले पीवाईक्यूज अलग होते हैं, कोचिंग वाली टेस्ट सीरीज जो होती है विद मॉडर्न आंसर्स, यस। तो मैंने उन्हीं को 2020, 21 एंड 22 की मेरी खुद की टेस्ट सीरीज थी, तो मैंने 3 साल के टेस्ट पेपर्स को बहुत अच्छे से किया था, और जो मॉडर्न आंसर्स थे लगभग मैंने उनको ना ऐसे जैसे छोटे बच्चे याद कर लेते हैं ना, तो समहाउ मैंने बहुत सारी चीजें याद कर ली थी, बहुत बार उनको बार-बार पढ़ के मैंने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अपने हैंड में प्रिपेयर कर लिए थे। कुछ भी क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल पंचायती राज में कोई क्वेश्चन आना है, कोई टॉपिक है सपोज ये, तो मैंने ना इसका एक रेडीमेड अपने नोट्स में इंट्रो कंक्लूजन रेडी करके रख लिया था कि अगर इसमें कोई क्वेश्चन आया तो ये दोनों चीजें तो फिक्स रहेंगी, बाकी जो भी उन्होंने पूछा होगा तो बॉडी का पार्ट में उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी। तो इस तरीके की चीजें मैंने कुछ अपने लिए थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क मैंने पुट इन किया था ऑप्शनल में, जिसकी वजह से आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड। और दूसरे रिजल्ट भी दिया आपने। यस, सो हाईएस्ट मतलब 292 जो मैंने स्कोर किया उसके अंदर, सो वो एक बहुत ही मेजर जंप है 216 से 292, वो भी नेक्स्ट मेंस के अंदर, क्योंकि दूसरा ही मेरा मेंस था ये, तो इसलिए तो इस तरीके की चीजें अगर आप करो, आप किसी भी चीज में बड़ा हार्ड वर्क पुट इन करोगे तो दैट विल वर्क फॉर यू। अच्छा, जैसे हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं, तो एट द एंड आप हमारे व्यूअर्स को आने वाले एक्सपीरियंस को, और जो लोग अभी तैयारी कर ही रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो अपनी लाइफ के अंदर क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर नहीं भी होता है कभी दे फेस पे गए तो कैसे वो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, और इवन इन जनरल आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं?
मैं इस चीज के ऊपर 2-3 बातें बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि चाहे आप कितना भी पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलो इस एग्जाम के लिए, बट आई पर्सनली फील कि आपका एक प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इन केस नहीं होता है, अगर आपके सारे अटेम्प्ट्स में सपोज आपने दे दिए या बीच में अगर आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, तो अगर आपके पास प्लान भी होगा तो आप स्टक फील नहीं करोगे कि अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, तो आप इजीली उस चीज को कर पाओगे। देन सेकेंडली आई वुड से कि एक राइट स्ट्रैटेजी आप अपने लिए बनाओ। प्लीज फाइंड आउट कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर आप काम करो, क्योंकि ये एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके पास इसके लिए बस एक राइट स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है और राइट रिसोर्सेज। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं और आपके पास डिसिप्लिन की क्वालिटी है, आपके पास परसीवियरेंस की क्वालिटी है, थोड़ा पेशेंस आप रख सकते हो लाइफ में, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इसको क्लियर करना बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ अलग होता है उनके अंदर जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, जो मैंने आज तक सुना है इतनी बारी। और इन सबके साथ एक और जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये समहाउ आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर भी बहुत हेल्पफुल होती है। सो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ना, हम जब तैयारी करते हैं तो हम सारी चीजों को ना साइड लाइन कर देते हैं, अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को, अपनी हॉबीज को, जो भी चीजें आपको पसंद होती है। हमें ऐसा लगता है, हम यूजुअली बचपन से सुन रहे हैं कि कलेक्टर बनने के लिए ना 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, 15 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये सच है, आपको पढ़ना है, बट 15 घंटे नहीं पढ़ना है आपको पूरे दिन में। ये लोग ना आर्टिकल्स में भी छाप देते हैं, हमसे कोई अगर इंटरव्यू भी ले रहा है तो उसके बाद ना वो लोग ऐसे अपने आप से लिख देते हैं कि 18 घंटे पढ़ाई करके बने हैं कुछ ऐसे। तो ये सच नहीं होता है। तो सच ये होता है कि 7 से 8 घंटे ही ऑन एन एवरेज कोई भी बेसिक एस्पिरेंट पढ़ाई करता है, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, दिस इज अ मैराथन, जो आपको सालों साल आपको ये रेस करनी है। तो इसलिए आप 7 से 8 घंटे अपना एवरेज टाइम रखो डेली का पढ़ाई करने का। 7 से 8 घंटे की आप अपनी नींद रखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं। See, I always say कि this whole preparation can be reduced to numbers UPSC की। आपके पास टॉपिक्स हैं, आपके पास दिन है, आपके पास घंटे हैं, उन सबको आप डिवाइड करो किस चीज के लिए कितना टाइम जरूरी है। अपने 7 से 8 घंटे आप खाली रखो और उसके अंदर जो भी चीजें आपको पसंद है ना, आप वो करो। उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप थोड़ा सा अलाइव फील करोगे। सो आप बेटर फोकस कर पाओगे कि आप क्या पढ़ रहे हो और उसको बेटर रिटेन कर पाओगे। बहुत ज्यादा जल्दी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे कि ये लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, उसकी शादी हो रही है, वो घूमने जा रहे हैं, इस तरीके की चीजों से आप डीमोटिवेट नहीं होगे। आपको अच्छा लगेगा अगर आप अपनी खुद की हॉबीज को परस्यू कर रहे हो, आपको जो पसंद है आप वो करो। और अगर आपके पास आपकी कोई हॉबी नहीं भी है तो ये बहुत अच्छा टाइम है कोई अच्छी हॉबी डेवलप करने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपको अपना डैफ 2 फिल करना होगा इंटरव्यू के लिए, तो उसके अंदर भी आपका कुछ हॉबीज, कुछ अचीवमेंट का एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको ये सब लिखना होता है। और फिर वहाँ पे बहुत डिबेट चलती है कि क्या लिखे क्या ना लिखे। तो इसलिए वहाँ पर कुछ प्रिटेंड करने से बेटर है, कुछ फेक चीजें क्रिएट करने से बेटर है कि आप अपनी उन सब चीजों को परस्यू करो और वहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लिखो, सो दैट वुड हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन इंटरव्यू एज वेल एंड इन जनरल इन लाइफ आल्सो यू विल बी हैप्पी। सो दोस्तों, ये था हम लोगों का मिस प्रियंका गोयल के साथ में इंटरेक्शन। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको चाहिए कि आप इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस टॉपर्स के साथ पाना चाहते हो, तो नीचे इस वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। जनरली मैं कहता नहीं हूं अपने वीडियोस को शेयर करने का, पर इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे इनसाइट्स हैं जो आपके दोस्तों को मदद दे सकते हैं उनकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने में। तो इसको शेयर करो, लाइक करो, नीचे कमेंट करो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि आप खुद से अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हो और आप दिल्ली आके से तैयार करना चाहते हो, तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर खोले जा चुके हैं दिल्ली के अंदर, करोल बाग और मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर। आप वहां पर विजिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार सेंटर ना जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं तो दूसरे शहर में हूं, मेरे को इंक्वायरी करना है, ऐसी कंडीशन में मैंने नीचे गूगल फॉर्म प्रिंट करा दिया है, उस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।